सो डियर स्टूडेंट्स, अभी हम एक टॉपिक पढ़ते जा रहे हैं और वो टॉपिक है हमारे पास मल्टीपल एलील का। और उसकी एग्जांपल हमारे पास आती है ब्लड सिस्टम। एमसीक्यूज एंड टेस्ट के हवाले से आपको पता होना चाहिए। द टर्म मल्टीपल एलील कैन बी अप्लाई ओनली ऑन, तो राइट ऑप्शन इज़ पॉपुलेशन। ये यहाँ लिखा हुआ है, पॉपुलेशन के लिए अप्लाई होता है। यानी एक इंडिविजुअल के अंदर एक जीन के सिर्फ दो एलील होते हैं, दो कॉपीज, एक मदर साइड से आती है, एक फादर साइड से आती है। तो अगर एक जीन जो है एक पॉपुलेशन में दो से ज़्यादा डिफरेंट फार्म के अंदर एग्जिस्ट करता है तो उसको हम कहते हैं मल्टीपल एलीलिक जीन, यानी कि वो मल्टीपल एलीलिक होगा, मल्टीपल एलील की एग्जांपल होगा। और जैसे एग्जांपल हमारे पास आती है आई जीन। ये आई जीन जो होता है क्रोमोसोम नंबर 9 के ऊपर पाया जाता है। ये पॉपुलेशन में इस फार्म में भी पाया जाता है, आई की फार्म में, ये बी की फार्म में, और ये सिंपल आई की फार्म में, आई ए की फार्म में, आई बी की फार्म में, और ये रिसेसिव आई की फार्म में जो है ये पाया जाता है पॉपुलेशन में। तो मोर देन टू डिफरेंट फार्म में एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसलिए इसे कहते हैं मल्टीपल एलील। द टर्म मल्टीपल एलील कैन बी अप्लाई ओनली ऑन राइट इज पॉपुलेशन, नॉट ऑन द इंडिविजुअल। वाई? बिकॉज वन ऑफ इंडिविजुअल विल हैव ओनली वन एलील। एक इंडिविजुअल के अंदर एक इंडिविजुअल के अंदर हमारे पास एक जीन के सिर्फ दो एलील्स होंगे। एक एलील उसके मदर साइड से आएगा और एक उसके फादर साइड से आ रहा होता है। तो ब्लड ग्रुप के बारे में ऑलमोस्ट इंसान के अंदर 30 डिफरेंट टाइप के ब्लड टाइप्स हैं। जैसे लुइस टाइप आ जाती है, एमएन टाइप आ जाती है, आरएच फैक्टर वाली टाइप आ जाती है, फिर उसके बाद एबीओ सिस्टम है। बट द मोस्ट कॉमन जो हम बात करें एबीओ ब्लड सिस्टम, दिस सिस्टम वाज फर्स्ट एक्सप्लेन बाय कार्ल लैंडस्टेनर 1901 में। और इस एबीओ ब्लड सिस्टम की जो जेनेटिक बेसिस हैं ये तो सबको पता होती है, ये साइड में एक बुक में लिखा हुआ होता है, तो ये इंसान को कंसिडर करें जेनेटिक बेसिस ऑफ एबीओ ब्लड सिस्टम बाय ये बर्नस्टीन। इस बंदे का नाम आपने ज़रूर याद रखना है अपने टेस्ट के एमसीक्यूज़ के लिए। और एक और है आरएच फैक्टर, रीसिस मंकीज़ के जो ब्राउन मंकीज़ हैं उनके आरबीसी की सरफेस के ऊपर जो है ये एक एंटीजन जिसे आरएच एंटीजन कहते हैं। ये अगर आरबीसी की सरफेस पे होगा तो आपका ब्लड ग्रुप होगा पॉजिटिव। और अगर आरएच फैक्टर नहीं है आपके उस आरबीसी की सरफेस के ऊपर तो आप क्या कहलाएंगे? नेगेटिव ब्लड। जैसे हम अक्सर पॉपुलेशन के अंदर कहते हैं कि इस बंदे का ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है, इसका जो है वो ए नेगेटिव है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब ये होता है कि भाई ये आरएच फैक्टर अगर मौजूद है, यानी ये एंटीजन अगर मौजूद है तो आरएच पॉजिटिव होगा, यानी पॉजिटिव ब्लड होगा। और अगर ये एंटीजन मौजूद नहीं है तो ये नेगेटिव होगा। ये याद रखना आपने। तो आई जीन ये इस आप ये देखें, ये एक बंदा होमोजाइगस से भी हो सकता है, ये हेटेरोजाइगस से भी हो सकता है, ये ए बी भी हो सकता है, ये बी भी हो सकता है इस फार्म में, ये बी फार्म इसमें भी हो सकता है, और ये अगर इस फार्म में है तो ओ होगा। यूनिवर्सल डोनर के बारे में अक्सर हमें पूछा जाता है, तो ओ नेगेटिव विल बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, क्योंकि इसके पास जो है वो कोई भी एंटीजन नहीं होता है। और यूनिवर्सल रिसिपिएंट जो होता है वो ए बी पॉजिटिव होता है, कैन रिसीव ऑल टाइप ऑफ द ब्लड। लेकिन ये लाइफ सेविंग कंडीशन में देते हैं, ऐसा नहीं है कि भाई इसमें एंटीबॉडीज मौजूद होती हैं, तो मैचिंग करनी पड़ती है। ग्रुप ए आरबीसी की सरफेस के ऊपर एंटीजन ए होगा और एंटीबॉडी कौन सी होगी इसके अंदर? बी प्लाज्मा में। और ये एंटीबॉडी एक्सपोजर डिपेंडेंट नहीं है, ये आपकी बॉडी के अंदर मौजूद होती हैं। बी ग्रुप एंटीजन आरबीसी के सरफेस पे बी होगा और इसमें जो एंटीबॉडी होगी वो ए होगी। ए बी ब्लड सिस्टम दोनों एंटीजन होंगे, कोई एंटीबॉडी नहीं होगी। जबकि हमारे पास जो ओ ब्लड ग्रुप है उसमें आरबीसी की सरफेस पे ए बी एंटीजन के अंदर से कोई एंटीजन नहीं होगा और उसके अंदर दोनों तरह की एंटीबॉडी होंगी, यानी एंटी ए और एंटीबॉडी बी दोनों मौजूद होंगी, बाय बर्थ मौजूद होती हैं ये एंटीबॉडीज़। तो ये आपने टेबल याद रखना है। और ये अभी मैं आरएच फैक्टर इनकम्पेटिबिलिटी फैक्टर की बात करता हूँ और साथ साथ इस एमसीक्यूज़ जो हैं वो हम करते हैं। तो स्टूडेंट, अगर आपसे एक ऐसा क्वेश्चन पूछ ले एबीओ ब्लड सिस्टम से कि आपके पास एक कपल है जिसमें हस्बैंड जो है वो ए बी है और जो वाइफ है उसका ब्लड ग्रुप ए है, तो ओ ब्लड वाले बच्चों के चांसेस कितने हैं? अब ए बी तो सीधा हो गया, मतलब आई ए एन आई बी, दो एलील होते हैं, इससे ज़्यादा तो होते नहीं हैं, मतलब है एक बंदे के अंदर। ये जो वोमेन है इसकी वाइफ जो है इसका स्टेटस क्या है? इधर द वन इज़ होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस। हम इसको चेक दोनों के लिए करेंगे, लेकिन इशू सेम रहेगा, मसला नहीं है। अगर तो ये होमोजाइगस है तो फिर देखें ए बी
ए। बच्चे कौन से पैदा होंगे? ए वाला, फिर ए वाला, ए बी वाला बच्चा पैदा हो सकता है, और ए बी। यहाँ पे क्या चांसेस? 0% चांस है अगर ये होमोजाइगस हुई। अब ट्राई करते हैं हेट्रोजाइगस पे। ए बी क्रॉस विद ए आई, ए बी, ए आई, ए बी and then B. Again chances are 0%. तो आपको देखें कपल वही है, कंडीशन चेंज हो रही है, यानी इसमें हमारे पास एक बी वाला बच्चा भी आ रहा है, जबकि इस केस में बी वाला नहीं था। इसके लिए हमें ये कंसिडर करना पड़ेगा कि भाई कि जो क्वेश्चन दिया हो उसमें जो पार्टनर्स हैं इधर दे आर होमोजाइगस आर हेट्रोजाइगस। ओके, चलें एक और बात करते हैं। एक और कपल है, उसमें जो हस्बैंड है वो ए है और जो वाइफ है उसका ब्लड ग्रुप है बी। तो पूछता है कि ऑफस्प्रिंग्स के ओ वाले ऑफस्प्रिंग के कितने % चांसेस हैं। तो चेक करते हैं है या नहीं है। तो वही सिचुएशन है, पहले हम ऐसा करेंगे कि हस्बैंड का ए आई नहीं लिखते चले ताकि शार्ट का मतलब कुछ शार्ट हो। क्रॉस विद वाइफ को भी ले लेते हैं बी। अब इस केस में जो है वो चांस ही नहीं है। क्या बनेगा? ए बी बनेगा, ए बी बनेगा, ए बी बनेगा और ए बी बनेगा। सारे बच्चे ए बी वाले होंगे। लेकिन चले हम एक को हेट्रोजाइगस करके देखते हैं। दूसरे केस में हस्बैंड को ए कर लेते हैं और वाइफ को बी आई कर लेते हैं। अब देखते हैं जी, ए बी आई, ए बी और ए, फिर आ रहा है ए बी, फिर आ रहा है ए। अब देखें ये और चेंजेस आ गई। अगेन यहाँ पे फिर चांसेस 0 हैं। दोनों को हेट्रोजाइगस करके देखते हैं। ए आई क्रॉस विद बी आई, ए आई बी आई, ए बी, ए बी एंड देन आई मतलब ओ। सो कितने चांसेस हैं? एक बच्चा ये है, दूसरा, तीसरा और चौथा, यानी कि 1/4 दैट इज़ 25%। तो ये आपने लाजमी याद रखना है कि इस तरह के MCQs आते हैं आपके टेस्ट में। और फिर आपने कोई एक्साइटमेंट शो नहीं करनी है, सिंपल आपने तमाम पैरामीटर्स को, तमाम एंगल्स को देख के टेस्ट करना होगा। ये था इसके बारे में, ब्लड ग्रुप्स के बारे में। आगे हम देखते हैं RH फैक्टर का क्या चक्कर है। हाँ, तो ये आपके सामने एक कहानी लिखी है मैंने रीसिस फैक्टर के बारे में। RH फैक्टर जो कि ये डिटरमिन करता है कि योर ब्लड ग्रुप इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव। तो अगर ये वाला एंटीजन जो है आपके ब्लड के RBC की सरफेस के ऊपर होगा तो आपका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होगा। इसको RH फैक्टर इसलिए कहते हैं बिकॉज फर्स्ट टाइम लोकेटेड ऑन द रीसिस मंकीज, रीसिस मुकाकू मंकीज जो होते हैं, तो रीसिस फैक्टर इसलिए कहते हैं इसको। 1937 बाय द पर्सन कार्ल लेंड स्टैनर एंड अलेक्जेंडर एस वाइनर, इन लोगों ने जो है इस फैक्टर को सबसे पहले लोकेट किया रीसिस मंकी, जो ब्राउन मंकीज होते हैं उनके RBC की सरफेस के ऊपर, तो इसी वजह से इसका नाम रखा गया RH फैक्टर। ऑलमोस्ट 49 डिफाइंड ब्लड ग्रुप एंटीजेंस होते हैं जो कि इस RH फैक्टर को डिटरमिन कर रहे होते हैं। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो होते हैं वो ये होते हैं D, C, E, कैपिटल E एंड स्मॉल E। देयर इज़ नो स्मॉल D, स्मॉल D वाला नहीं है कोई भी एंटीजन। तो अगर ये कैपिटल D होगा तो ये RH पॉजिटिव होगा, कैपिटल D। और अगर आप इसको स्मॉल D यहाँ पे अपनी आसानी के लिए एज अ स्टूडेंट जो इस लेवल के ऊपर, ताकि आपके लिए मसला ना हो, तो वो लिखें तो अलग बात है, अदरवाइज देयर इज़ नो स्मॉल D लाइक थिंग।
तो एक अगर एक डोमिनेंट एलील होगा डी का तो ये RH पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर ये डी नहीं होगा, मतलब फॉर एग्जांपल हम गलत ही लिख रहे हैं, लेकिन अपनी समझने के लिए यहाँ पे स्मार्टली लिख लेते हैं, स्मार्टली लिख तो RH पॉजिटिव होगा। इस तरह से अगर होगा तो क्या होगा, RH नेगेटिव होगा। तो आप याद रखना कि पॉपुलेशन के अंदर RH पॉजिटिव जो है वो डोमिनेंट प्रिवेल कर रहा है RH नेगेटिव के ऊपर। यानी क्या मतलब है इसका कि आप अपने भी क्लास में सर्वे कर सकते हो, अपने दोस्तों का सर्वे कर सकते हो कि भाई आप किसी ब्लड ग्रुप का पूछो, अगर वो कहता है A पॉजिटिव, B पॉजिटिव, O पॉजिटिव, इसका मतलब है उसके RBC की सरफेस पे RH फैक्टर है। और जिनका नेगेटिव है, फॉर एग्जांपल O नेगेटिव, A नेगेटिव, AB नेगेटिव, तो उनके ऊपर RH फैक्टर नहीं होगा। तो पॉपुलेशन में नेगेटिव वाले लोग आपको कम मिलेंगे, पॉजिटिव वाले लोग ज़्यादा होते हैं, यानी कि दिस वन इज़ डोमिनेंट। ये एंटीजन है, याद रखना। तो इसकी वजह से EBF भी हो सकती है। EBF का मतलब क्या होता है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस। एरिथ्रोब्लास्ट क्या होते हैं, न्यूक्लिएटेड RBCs, न्यूक्लिएटेड RBCs। अब ये है कि आप लोगों को पता है कि फॉर एग्जांपल हम एक ऐसा कपल लेते हैं जहाँ पे जो हस्बैंड है वो है RH पॉजिटिव और जो वाइफ है वो अगर है RH नेगेटिव। देखें, हम इसको यूँ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हस्बैंड क्रॉस विद वाइफ। हस्बैंड क्या है जी, से होमोजाइगस कंडीशन में, या हस्बैंड का बाप अगर सपोज करें अगर वो RH पॉजिटिव है और माँ RH नेगेटिव है तो ये हेट्रोजाइगस होगा। क्रॉस विद वाइफ को ऑलरेडी नेगेटिव किया हुआ है तो वो स्मॉल डी वाली होगी। बच्चा कैसा पैदा होगा, तो देखें कैपिटल D स्मॉल डी, कैपिटल D स्मॉल डी, स्मॉल डी स्मॉल डी, स्मॉल डी स्मॉल डी। तो 50% बच्चे जो होते हैं उनका चांस होता है कि वो RH नेगेटिव हो। 50% केसेस के अंदर आपके पास चांस होता है कि ये बच्चे RH पॉजिटिव होंगे। हम एक केस ले लेते हैं कि भाई ये एक फ़ीमेल है, मतलब ये इसका यूट्रस है, ये फीमेल है और उसके अंदर हमारे पास ये जो बेबी डेवलप कर रहा है एमनियोटिक सैक के अंदर, ये बेबी जो डेवलप कर रहा है ये मदर जो है ये है RH नेगेटिव, यानी इसमें RH एंटीजन नहीं है। ये बेबी जो है ये है RH पॉजिटिव। तो अब जब बेबी डेवलप कर रहा होता है, ये बेली बटन है, उसका पेट है, तो बच्चे और माँ का ब्लड जो होता है वो जनरली मिक्स नहीं होता है जब ये डेवलप कर रहा होता है। एक्सचेंजमेंट ऑफ गैसेस प्लेसेंटा के थ्रू हो रही होती है। लेकिन आपको पता है ये पहला बच्चा सेफ़ रहेगा क्योंकि ब्लड मिक्सिंग नहीं हो रही है और माँ के अंदर वो जो एंटीबॉडी नहीं बन रही है। लेकिन जब इस पहले बच्चे का जन्म होगा, जब इसकी पैदाइश होगी, बर्थ के दौरान जो है बाज़ कंडीशन में ये होता है कि बच्चे का जब आफ्टर बर्थ माँ की हो रही होती है, इसमें एक MCQs भी आता है, 350 क्यूबिक सेंटीमीटर ब्लड लॉस भी हो जाता है आफ्टर बर्थ के दौरान। ये एडिशनल MCQs आपके लिए है, 350 क्यूबिक सेंटीमीटर। ये बस आपने इस वैल्यू को रटा लगाना है, ब्लड लॉस होता है आफ्टर बर्थ में। तो उस दौरान इस बच्चे का और माँ का ब्लड मिक्स हो जाता है। तो जब RH एंटीजन इस माँ के अंदर जाएगा, RH पॉजिटिव, तो माँ का जो इम्यून सिस्टम जो होगा वो इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बना देगा। जो इनिशियल एंटीबॉडी बनती है वो IgM बनती है, फिर उसके बाद हमारे पास जो एंटीबॉडी बनती है वो कौन सी बनती है, IgG। ये याद रखना ये बातें। तो RH फैक्टर के अगेंस्ट या RH एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी माँ के अंदर बन गई, लेकिन बच्चे की पैदाइश हो गई है, यानी पहले बच्चे का मसला कोई भी नहीं है। अगर ये फीमेल दोबारा कंसीव करती है या इसको दोबारा ये मतलब हस्बैंड के साथ मैट करती है और दूसरा बच्चा जन्म यहाँ पे बनता है इसका, तो अब पहले वाला मसला नहीं है कि भाई ये दूसरा बच्चा सेफ़ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि माँ के अंदर एंटीबॉडी बन चुकी है पहले बच्चे की वजह से। वो एंटीबॉडी प्लेसेंटा को क्रॉस करके इस बच्चे के अंदर आएगी और इस बच्चे के जो RBC हैं, हेमोलिटिक एनीमिया, और ये आपने नाम सुना होगा एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस जो है, इस बच्चे के अंदर आएगी वो एंटीबॉडी, और एंटीबॉडी आके बेबी के मतलब एग्लूटिनेशन करेगी और उसकी वजह से इस बेबी का जो लिवर होगा वो ओवर फंक्शनिंग करेगा एंड कीप ऑन रिलीजिंग मोर एंड मोर एरिथ्रोब्लास्ट। और इस बच्चे के अंदर जो है वो एरिथ्रोब्लास्ट जो होंगे वो रिलीज़ होंगे बहुत ज़्यादा, और इसका जो लिवर होगा वो ओवर फंक्शनिंग की वजह से इनलार्ज होगा। इनलार्जमेंट ऑफ लिवर इज़ कॉल्ड एज हेपेटोमेगाली। स्प्लीन इनलार्ज करता है, उसको हम कहते हैं स्प्लीनोमेगाली। तो ऐसा बच्चा जो होता है, अगर पहले तो ये यहीं पे इसका अबॉर्शन हो जाता है, यानी मिसकैरेज हो जाता है, लेकिन अगर ये सर्वाइव भी करेगा तो जब इसकी पैदाइश होगी तो बर्थ के फौरी बाद उसका सारा ब्लड चेंज किया जाता है।
और उसके साथ साथ इसको सीवियर एनीमिया होता है, फिर उसके बाद जॉइंटस का शिकार होता है। तो इस तरह तो हमारी पॉपुलेशन में बहुत सारे कपल हैं जहाँ पे हस्बैंड जो है पॉजिटिव है और वाइफ नेगेटिव है। तो उसका सोल्यूशन क्या होता है? सोल्यूशन ये होता है कि जब पहला बच्चा पैदा होता है तो उसके फौरी बाद माँ को इंजेक्शन लगा देते हैं एंटीबॉडीज़ का। वो एंटीबॉडी का इंजेक्शन इसलिए लगाते हैं क्योंकि ये पैसिव इम्यूनाइजेशन हो जाती है, बजाय से कि माँ का इम्यून सिस्टम RH फैक्टर के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाए, क्योंकि वो तो लॉन्ग लास्टिंग होती है, एक्टिव इम्यूनिटी होती है। तो हम बाहर से एंटीबॉडी दे देते हैं ताकि वो शॉर्ट टर्म के लिए और अगला बच्चा जो है वो सेफ़ हो जाए। तो ये है EBF यानी एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, और इसको आपने इस तरह से रिप्रेजेंट करना होता है एंटी टेस्ट में, MCQs में, कि अगर आपसे एक पूछता है तो आपको पता हो कि मैं RH नेगेटिव को और RH पॉजिटिव को रिप्रेजेंट कैसे करूँगा। तो उसके लिए D को करना है। मैंने आपको कहा कि हालांकि हमारी रिप्रेजेंटेशन जो है वो गलत है, लेकिन फिर भी हमें करना पड़ेगा अपने इसको समझने के लिए, ताकि हम इस एग्ज़ाम को इजीली पास कर सकें। तो ये था RH फैक्टर के बारे में। एपिस्टेसिस में आपको ऑलरेडी पहले ही बता चुका हूँ कि जब H जीन जो है वो 19 नंबर क्रोमोसोम के ऊपर जब रिसेसिव हो जाता है तो I जीन जो होता है वो अपने प्रोडक्ट संभल नहीं कर पाता है। और ये इसके पीछे क्या स्टोरी है उस पर आप मेरी कंप्लीट वीडियो देख सकते हैं यूट्यूब के ऊपर RH फैक्टर के ऊपर, तो वो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। तो ये था आपका मल्टीपल एलील वाला टॉपिक और साथ RH फैक्टर वाला और EBF वाला। और हम पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या होती है कि जब हमारे पास एक कैरेक्टर को एक से ज़्यादा जीन कंट्रोल करें, जिस तरीके से ह्यूमन हाइट है और स्किन कलर आ जाता है, ग्रेन का कलर है। मैं इसमें से MCQs आपको बताता हूँ, आप अपने पास नोट करना। तो आप लिखें कर्नल कलर ऑफ वीट। कर्नल कलर ऑफ वीट इज़ कंट्रोल बाय हाउ मेनी जीन्स? तो कर्नल कलर में आप लिखेंगे 2 जीन्स। कर्नल कलर ऑफ वीट कंट्रोल बाय 2 जीन्स। और फिर आप लिखें ग्रेन कलर ऑफ वीट इज़ कंट्रोल बाय कर्नल कलर, फिर ग्रेन कलर का आप लिखें ग्रेन कलर ऑफ वीट इज़ कंट्रोल बाय, उसका राइट ऑप्शन आप लिखें 3 जीन्स। एंड देन ह्यूमन स्किन कलर कंट्रोल बाय 3 जीन्स। अब कैरेक्टर एक ही है लेकिन उसको एक से ज़्यादा जीन कंट्रोल कर रहे हैं। तो जब एक कैरेक्टर को एक से ज़्यादा जीन कंट्रोल करेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे? पॉलीजेनिक। तो ह्यूमन स्किन कलर में MCQs फर्दर बन सकते हैं और वो आपको आते हैं। ह्यूमन स्किन कलर कितने जीन आपने कहे? आपने कहा 3 जीन्स। कौन से 3 जीन्स हैं? A है, B जीन है और C जीन है। A जीन क्या कहलाता है? A जीन जो है ये ऐसी प्रोटीन बनाता है विच कीप द मेलानोसाइट्स अलाइव। मेलानोसाइट्स क्या होते हैं? मेलानोसाइट्स जो होते हैं ये हमारे स्किन में वो सेल्स होते हैं जो मेलानिन प्रोड्यूस करते हैं। तो मेलानोसाइट्स को अलाइव रखता है A जीन की प्रोटीन। B जीन के जो प्रोडक्ट होते हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? B जीन के प्रोडक्ट जो होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं एक एंजाइम जिसका नाम है टायरोसिनेज। टायरोसिनेज का फंक्शन क्या होता है? टायरोसिनेज का फंक्शन ये होता है कि ये एक अमाइनो एसिड होता है, क्या नाम है उसका? टायरोसिन। टायरोसिन को किस में कन्वर्ट करना? मेलानिन के अंदर, जो हमारा स्किन का पिगमेंट है। और जीन C का जो प्रोडक्ट होता है वो क्या करता है? वो आगे इस मेलानिन की फर्दर प्रोसेसिंग करता है और इसको प्रोसेस करके हमारे पास बनाता है इधर यूमेलानिन ब्लैक वन, या उसको बनाता है फियोमेलानिन ब्राउन कलर की, गोल्डन ब्राउन कलर की, जैसे बॉडी को रिक्वायर। एक और होती है न्यूरोमेलानिन ब्रेन वगैरह के अंदर। तो आपको ये पता हो, देखो कैरेक्टर एक है, कैरेक्टर क्या है? स्किन कलर। उसको कंट्रोल कितने जीन कर रहे हैं? 3 जीन कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो जब एक कैरेक्टर को एक से ज़्यादा जीन कंट्रोल करें तो उसको हम क्या कहते हैं? पॉलीजेनिक। इसे कंटिन्यूसली वेरिंग ट्रेट भी कहा जाता है। और ये जो क्वांटिटेटिव ट्रेट्स हैं। और दूसरा मैंने आपको प्लियोट्रॉपी के बारे में बताया था कि जब एक जीन जो है वो एक से ज़्यादा कैरेक्टर को इन्फ्लुएंस करे तो उसको हम कहते हैं प्लियोट्रॉपी। और प्लियोट्रॉपी की मैंने आपको एग्जांपल भी लिखवाई थी कि जैसे ड्रोसोफिला का आई कलर को वाइट आई जीन जो होता है वो के स्पर्मोथिका की शेप को भी कंट्रोल करता है। इस तरीके से हमारा जो ग्रोथ रेट का जीन होता है वो हमारे वेट को और हाइट को भी कंट्रोल कर रहा होता है।
तो इसको हम कहते हैं प्लियोट्रॉपी। जो कंटिन्यूसली वेरिंग ट्रेड्स हैं दे में बी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। तो ये आपको क्लियर कट आना चाहिए। एक और आप अपने पास एमसीक्यूज़ लिखेंगे कि ह्यूमन हाइट का जो ग्राफ बनता है उसकी शेप कैसी होती है, तो एमसीक्यूज़ के लिए आप लिखेंगे बेल शेप, बेल शेप। अब डोमिनेंट ट्रेट हमारे कौन कौन से होते हैं? डोमिनेंट ट्रेट में इंसान के अंदर जैसे कि ये जो टंग रोलर्स होते हैं ये डोमिनेंट कैरेक्टर है, और नॉन रोलर जो आप फोल्ड नहीं कर सकते हो ये रिसेसिव कैरेक्टर आ जाता है, रोलिंग एंड। और उसके अलावा जो हमारे ईयर लोब जो होते हैं, ईयर लोब अटैच जो होते हैं वो रिसेसिव फीचर है, और जो फ्री होता है वो डोमिनेंट फीचर आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास एक फिनोमेना है जिसको हम कहते हैं जीन लिंकेज, उसके बारे में बात करते हैं। तो जीन लिंकेज, लिंकेज ग्रुप इंसान में कितने हैं? ज़रा ये रटा आपने मारना है, लिंकेज ग्रुप। तो आप राइट ऑप्शन करेंगे 23। जीन लिंकेज क्या है? टेंडेंसी ऑफ जीन टू स्टे टुगेदर, टेंडेंसी ऑफ जीन टू स्टे टुगेदर, दिस इज कॉल्ड एज जीन लिंकेज। फिर उसके बाद द फिनोमेना विच कैन ब्रेक द जीन लिंकेज, ये आप लिखेंगे इसका कंट्रेरी फिनोमेना कौन सा है? ब्रेक द जीन लिंकेज। तो इसका राइट ऑप्शन आप करेंगे कौन सा है? क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर सेल साइकिल कौन से फेज में होते हैं? आप लिखेंगे पिकाइटीन स्टेज ऑफ, पिकाइटीन स्टेज ऑफ प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस 1, प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस 1। ये आप ज़रूर अपने पास ये चीज़ें नोट करना, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब क्रॉसिंग ओवर के दौरान एक चीज़ होती है इसे हम कहते हैं पेयरिंग, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स, होमोलोगस क्रोमोसोम्स कॉल्ड क्या कहलाती है? राइट ऑप्शन इज साइनेप्सिस, साइनेप्सिस। और इसमें जो क्रोमेटिड अटैच होते हैं, साइट्स ऑफ अटैचमेंट, साइट्स ऑफ अटैचमेंट ऑफ नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, क्या लिखोगे? जहाँ पे दो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड एक दूसरे के साथ अटैच किए होते हैं तो उन साइट्स को हम क्या कहते हैं? राइट ऑप्शन विल बी कैज़मेटा, राइट ऑप्शन विल बी कैज़मेटा। तो ये एमसीक्यूज अपने पास आपने नोट करने हैं। अब हमारा एक और टॉपिक है और वो है कौन सा जी? रिकॉम्बिनेशन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। और जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन रिस्पॉन्सिबल कौन सा फिनोमेना होता है? क्रॉसिंग ओवर और रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी परसेंटेज। ये कैसे निकालते हैं? ये मैं अभी आपको एमसीक्यूज़ भी कराऊंगा, लेकिन थोड़ा सा मैं ये पहले थियोरेटिकल पोर्शन करवा के डेफिनेटली करवाता हूँ, क्योंकि स्टूडेंट को जब तक सेंस नहीं है तो वो नहीं कर सकता। नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स डिवाइडेड बाय टोटल कॉम्बिनेशन मल्टीप्लाई बाय 100। ये क्या लिखा है मैंने, मैं अभी आपको बताता हूँ, आप खाली ये चीज़ें अपने पास नोट करना। हमारे पास अगर ये दो क्रोमोसोम हैं, ये होमोलोगस क्रोमोसोम बनाते हैं, ये आ गया एक क्रोमोसोम, ए आ गया, ये आ गया ए, और ये इसका बी जीन, ये बी जीन, ये क्रोमोसोम है, और ये दूसरा क्रोमोसोम है। होमोलोगस क्रोमोसोम जब पेयरिंग करते हैं
बाइवेलेंट बनाते हैं या उन्हें टेट्रेड भी कहते हैं। ये MCQs पुराने टेस्ट में आता था तो आया भी है, तो आप याद रखना इस बात को। 9th में ये चीज़ें हैं। तो AB ये दो क्रोमोसोम है। अगर इनके दरमियान में किसी किस्म की क्रॉसिंग ओवर नहीं होती है तो सिंपल सिस्टर क्रोमेटिड जो होते हैं वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। AB वो दूसरे वाला जो है हमारे पास आ गया A and B, अब फिर ये वाला स्मॉल a स्मॉल b एंड दिस वन स्मॉल a स्मॉल b, यानी ये आ गया, ये आ गया, ये सेपरेट हो गए यहाँ, ये जो क्या होता है कैज़ सेंट्रोमियर से। अब ये सारे के सारे पेरेंटल टाइप हैं, इसमें कोई कॉम्बिनेशन आई नहीं है पेरेंटल टाइप। तो यहाँ फ्रीक्वेंसी निकालो ना, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी परसेंटेज कितनी आ रही है? नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट 0, टोटल कॉम्बिनेशन क्या, टोटल कॉम्बिनेशन 2 पेरेंटल आ जाती है, 0 डिवाइड 2 क्या 0%। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब मियोसिस होती है तो उस दौरान क्या है, ताकि आपको सेंस बने कि भाई मैं क्या कह रहा हूँ। ये देखें, ये आ गया A B, A आ गया और B, स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल a स्मॉल b। अच्छा, ये पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है, इसको आपने कैज़मेटा लिखा है। यहाँ पे एक्सचेंजमेंट ऑफ जीन होती है, ये कैपिटल A इधर आ जाएगा, ये स्मॉल a यहाँ चला जाएगा। तो एक्सचेंजमेंट ऑफ जेनेटिक सेगमेंट बिटवीन द नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ 2 होमोलोगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर, यानी ये क्रॉसिंग ओवर हो रही है। तो क्रॉसिंग ओवर होने के बाद जब ये सिस्टर क्रोमेटिड एक दूसरे से सेपरेट होंगे तो क्या होगा, A B, अच्छा स्मॉल a कैपिटल B, ये ऊपर गया ना, फिर कैपिटल A स्मॉल b, फिर स्मॉल a स्मॉल b। अब देखें ये कैपिटल A और कैपिटल B तो वही पेरेंटल टाइप है। ये हमारे पास नई कॉम्बिनेशन आई है रिकॉम्बिनेंट, ये हमारे पास नई कॉम्बिनेशन है रिकॉम्बिनेंट, ये हमारे पास वही पेरेंटल टाइप है स्मॉल a स्मॉल b। अब आप रिकॉम्बिनेशन फ्रिक्वेंसी परसेंटेज निकालें, कितना है, नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट 2 डिवाइड बाय टोटल कॉम्बिनेशन मल्टीप्लाई बाय 100, 50 आ गया और ये 2 आ गया, ये इधर कैंसिल हो जाता है हमारे पास। तो क्या आ जाता है, रिकॉम्बिनेशन फ्रिक्वेंसी परसेंटेज इज इक्वल टू 50%। हेलो गाइस, रिकॉम्बिनेशन फ्रिक्वेंसी परसेंटेज अगर 50% आ रही है तो इसका मतलब है 2 जीन जो हैं वो अलग अलग क्रोमोसोम पे, यानी रिकॉम्बिनेशन फ्रिक्वेंसी परसेंटेज की वैल्यू जो है इफ़ इट इज़ लेस दैन 50% देन इट्स मीन दैट कि जो सेपरेटिंग जीन जो थे वो एक ही क्रोमोसोम के ऊपर थे और किसी फिनोमेना की वजह से वो ब्रेक होके तो एक्सचेंज हुए हैं। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक चीज़ है क्लोजर द 2 जीन्स स्ट्रॉन्गर जीन लिंकेज, ये बहुत लंबी कहानी बन जाती है, लेकिन खैर 2 जीन से हमारे पास एक ही आ गया। एक हम लेते हैं जी भाई जीन A ले लेते हैं और दूसरा हम लेते हैं जीन B। हेलो टेंशन, या आप समझें, ये जीन C है और ये जीन D है। ये हमारे पास क्रोमोसोम है कंट्रेरी, ये आ गया A और ये B आ गया, ये C आ गया और ये D आ गया। हेलो बात समझे, यहाँ पे C एंड देन D। A और B के दरम्यान में लिंकेज कब ब्रेक होगी, A और B के दरम्यान में लिंकेज उस वक्त ब्रेक होगी जब हमारे पास कैज़मेटा इसके दरम्यान में बने। आप जो जिन 2 जीन को कंसिडर कर रहे हो वो जीन A और B हैं। कैज़मेटा अगर यहाँ पे बन रहा है तो A और B के दरम्यान में लिंकेज ब्रेक नहीं हो रही है। कैज़मेटा अगर यहाँ पे बन रहा है A और B के दरम्यान में लिंकेज ब्रेक नहीं हो रही है। लेकिन अगर आपके अंडर क्वेश्चन जो 2 जीन्स हैं वो कौन से हैं, A और D हैं, A और D अंडर क्वेश्चन आपके जीन है, तो कैज़मेटा यहाँ पे बनेगा तब भी लिंकेज ब्रेक होगी, यहाँ पे बनेगा तब भी लिंकेज ब्रेक होगी, यहाँ पे बनेगा तब भी लिंकेज ब्रेक होगी। यानी 2 जीन क्रोमोसोम्स पे एक दूसरे से जितने ज़्यादा दूर होंगे उनके दरमियान में लिंकेज आसानी के साथ ब्रेक हो सकती है। ब्रेक क्या मतलब, पत्थर को नहीं मारता, ब्रेक मतलब बीच में कैज़मेटा बनने के चांसेस ज़्यादा होंगे।
तो जितने दो जीन दूर हैं उनके दरमियान में कैज़मेटा बनने के चांसेस उतने ज़्यादा होंगे, और जितने दो जीन एक दूसरे के जितने करीब हैं उनके दरमियान में कैज़मेटा अगर बनेगा तब ब्रेक होगी। तो यहाँ पे कैज़मेटा बनने के चांसेस कम हैं, इन दोनों के दरमियान में ज़्यादा हैं। इधर बन सकता है, इधर बने, जहाँ पे भी बने ए और डी के दरमियान में लिंकेज ब्रेक हो जाएगी। लेकिन ए और बी के दरमियान में लिंकेज तभी ब्रेक होगी जब कैज़मेटा ए और बी के दरमियान में बने। तो दो जीन एक दूसरे के जितने करीब होते हैं उनके दरमियान में कैज़मेटा बनने के चांसेस कम होते हैं। कैज़मेटा बनने के चांसेस कम हो गए तो हम कहते हैं भाई लिंकेज जो क्या है, स्ट्रॉन्ग है। इसके लिए आपको ये समझाता है कि हमारे पास ए और बी के दरमियान में जो रिकॉम्बिनेशन फ्रिक्वेंसी आ रही है वो आ रही है, सपोज करें 30%। ए और सी के दरमियान में रिकॉम्बिनेशन फ्रिक्वेंसी जो आ रही है वो आ रही है 40%। एक्स और वाई के दरमियान में रिकॉम्बिनेशन फ्रिक्वेंसी परसेंटेज आ रही है 10%। और दूसरा आप के और एल के दरमियान में रिकॉम्बिनेशन फ्रिक्वेंसी परसेंटेज आ रही है कितनी, 5%। तो आप बताएं कौन से दो जीन के दरमियान में डिस्टेंस सबसे कम है। तो आसान सी बात है, इसका मतलब है के और एल 95 सेल्स के अंदर या 95 टाइम जो हैं वो इकट्ठे रहे हैं, सिर्फ 5 दफ़ा एक दूसरे से अलग हुए हैं। सबसे ज़्यादा जो हमारे पास डिस्टेंस है वो किसके दरमियान में है, ए और सी के दरमियान में है। सबसे कम डिस्टेंस किसके दरमियान में, के और एल के दरमियान में। ये कौन बताता है, ये बताता है आपको रिकॉम्बिनेशन फ्रिक्वेंसी परसेंटेज की वैल्यू। तो यानी रिकॉम्बिनेशन फ्रिक्वेंसी परसेंटेज की वैल्यू से आप लोग ये बता सकते हो कि दो जीन के दरमियान में डिस्टेंस क्रोमोसोम पे कितना है। और इस तरह की मैपिंग को हम कहते हैं जेनेटिक जीन मैपिंग। जेनेटिक जीन मैपिंग बायोटेक्नोलॉजी में ये टॉपिक है जेनेटिक जीन मैपिंग का, तो आपने ज़रूर याद रखना है यहाँ पे। अब डॉक्टर डी.एच. मॉर्गन ने जो ड्रोसोफिला के ऊपर किया हुआ था, वो जो 17% वाली कहानी है, वो थोड़ी सी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ। अच्छा, यहाँ देखिए आपको कुछ वैल्यूज़ दी हुई हैं आपकी बुक के अंदर ना, तो उसमें ये 3 जीन्स हैं। एक हमारे पास है ब्लैक बॉडी के लिए, दूसरा वेस्टिजियल विंग्स के लिए वीजी, और तीसरा सिनी बार का है जो उसकी आई कलर के लिए है। कहता है ब्लैक बॉडी और वेस्टिजियल विंग्स वाले जीन के दरमियान में जो रिकॉम्बिनेशन फ्रिक्वेंसी परसेंटेज आ रही है 17% आ रही है। तो चलो हम इसको एक क्रोमोसोम पे रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल ये क्रोमोसोम है और ये इसका अप्रॉक्सीमेट 17% एरिया है टोटल का। तो बी और वीजी के दरमियान में जो है ये इसकी रिकॉम्बिनेशन फ्रिक्वेंसी परसेंटेज हमने वैल्यू निकाली या हमने यहाँ पे लगाई है क्योंकि ये इतने दूर हैं एक दूसरे से। सी एन की पोजीशन क्या है, सी एन जो है सिनी बार का जो जीन है इसकी पोजीशन क्या है, तो वो हमें कौन बताएगा। देखो बी और सी एन के दरमियान में रिकॉम्बिनेशन फ्रिक्वेंसी परसेंटेज 9% है। फॉर एग्जांपल मैं इसको यहाँ पे लगा देता हूँ, यहाँ लगा देता हूँ, ये सी एन का जीन है, तो कह सकता हूँ ना मैं कि ये कितने 9% है। लेकिन फिर ये होना चाहिए कि सी एन और जो वी जी की रिकॉम्बिनेशन फ्रिक्वेंसी परसेंटेज है वो कितनी होनी चाहिए। सी एन और वी जी की रिकॉम्बिनेशन फ्रिक्वेंसी परसेंटेज जो है, क्योंकि ये तो बहुत दूर हो गए हैं, देखें अगर ये इतने दूर हैं तो इनके दरमियान में रिकॉम्बिनेशन फ्रिक्वेंसी परसेंटेज 17% आ रही है। तो सी एन को अगर मैं यहाँ पे मतलब प्लेस करता हूँ तो सी एन और वी जी की दरमियान में रिकॉम्बिनेशन फ्रिक्वेंसी परसेंटेज कितनी आनी चाहिए, 17 + 9, यानी कि 25 to 26% तो आना चाहिए ना। दूर हो गए हैं, लेकिन हमें ये वैल्यू कह रही है कि भाई सी एन और वी जी के दरमियान में रिकॉम्बिनेशन फ्रिक्वेंसी परसेंटेज 26 नहीं है बल्कि क्या है 9.5 है। तो 9.5 किस तरह से हो सकती है, यानी ये इसकी पोजीशन नहीं है जो हमने यहाँ पे लगाई है। दिस इज़ नॉट द एक्यूरेट पोजीशन, ये कहीं बीच में ही होगा इन दोनों के। और वो ज़रा हम इसकी पोजीशन लगाते हैं कहाँ पे ये हो सकता है। ओके, फॉर अ वाइल हम इसको यहाँ पे प्रेजेंट करते हैं और देखते हैं इसकी पोजीशन ये ठीक है या गलत है सी एन की। देखें बी और वी जी के दरमियान में 9%, बी और सी एन है ना, बी और सी 9%। सी एन और वी जी के दरमियान में कितनी है, आपने कहा 9.5%। इन दोनों को सम करें कितना है 18.5%। यानी ये वाली वैल्यू या ये इसकी पोजीशन ठीक है क्योंकि बी और वी जी के दरमियान में कितनी आ रही है 17%, विच इज़ वेरी नियर वैल्यू टू द 18.5%।
असल में वो कंफ्यूज आपको नहीं करना चाहता। इसमें ये होता है कि भाई जब दो के दरमियान में हमारे पास कैज़मेटा बनने के चांसेस इक्वल होते हैं, तो अगर एक में बने तो एक में कपलिंग शुरू हो जाती है और दूसरे में रिपल्शन शुरू होती है। दूसरी बात ये है कि 17% जो है कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, ये आर्बिट्री यूनिट होती है, आर्बिट्री वैल्यू आ जाती है। तो ये इसकी एग्जैक्ट पोजीशन है। तो ये रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी परसेंटेज की वैल्यू से हम क्या डिटरमिन करते हैं कि एक क्रोमोसोम के ऊपर जीन की पर्टिकुलर पोजीशन क्या है और दो जीन के दरमियान में डिस्टेंस कितना है। तो इस तरह की जो जीन मैपिंग होती है उसको हम कहते हैं जेनेटिक जीन मैपिंग, जेनेटिक जीन मैपिंग। और दो जीन के दरमियान में डिस्टेंस को हम कौन से यूनिट में मेजर करते हैं और मिनिमम कितना डिस्टेंस होता है, 1 सेंटीमार्गन। ये मिनिमम डिस्टेंस है बिटवीन द टू जीन, 1 सेंटीमार्गन। मार्गन बंदे का नाम है। इसको 1 मैप यूनिट भी कहते हैं, 1 मैप यूनिट, 1 MU। तो ये दो जीन के दरम्यान में मिनिमम डिस्टेंस आ जाता है। ये था थोड़ा सा पोर्शन किसका, रिकॉम्बिनेशन फ्रिक्वेंसी परसेंटेज का। और बायोटेक्नोलॉजी के अंदर जो एक टॉपिक है जिसे हम कहते हैं जेनेटिक जीन मैपिंग, ये उसको भी कवर कर रहा है यहाँ पे। तो फुली थोड़ा बहुत इसका आइडिया आपको समझ आया होगा।